तो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में थैंक्स गिविंग डे कब मनाया गया? यानी थैंक्स गिविंग डे यानी थैंक्स बोलने के लिए, धन्यवाद करने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। तो ये कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक 28 नवंबर को ये जो दिवस है थैंक्स गिविंग डे ये मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में जानें तो इस वर्ष 28 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि ये जो दिवस है थैंक्स गिविंग डे, ये बेसिकली प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को नहीं मनाया जाता, बल्कि ये हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो चौथा गुरुवार है वो 28 नवंबर को पड़ रहा है, इसीलिए थैंक्स गिविंग डे 28 नवंबर को मनाया जा रहा है। यह अमेरिका समेत कई अन्य जो देश हैं उन देशों में मनाया जाता है। भारतीय मूल की जो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम्स, आप सभी लोग जानते ही हैं, ये स्पेस में फंसी हुई हैं इस टाइम पे। वहाँ जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर ये फंसी हुई हैं। तो इस समय अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और स्पेस में ही ये थैंक्स गिविंग डे 2024 मनाएंगी। और इस बार की जो दिवाली थी वो भी ये इन्होंने स्पेस में ही मनाया था, क्योंकि वो वहीं पर हैं और तब से वहीं पर ही फंसी हुई हैं। बात करें जो कनाडा में ये जो थैंक्स गिविंग डे है, यह अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। यानी कि अमेरिका सहित अन्य देशों में ये 28 नवंबर को मनाया जाता है, बल्कि और अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में ये थैंक्स गिविंग डे है ये अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और अमेरिका सहित अन्य देशों में यह नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? यानी ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो नया प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ये सही जवाब हो जाएगा। इनको ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर इनके बारे में हम बात करें तो प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, इनको ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये 1 दिसंबर को इस पद को ग्रहण करेंगे। और इससे पहले जो अतुल दिनकर राणे हैं ये इनका स्थान लेंगे। ये रिटायर हो रहे हैं और इनके स्थान पर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख नियुक्त होंगे। इससे पहले जो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स DRDO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर भी ये रह चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में हर साल डायबिटीज से 4,82,000 से अधिक मौतें होती हैं? ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो WHO ने एक डाटा जारी करके कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हर साल डायबिटीज यानी कि शुगर से 4,82,000 से अधिक जो मौतें हैं वो हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया है कि दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है, इसमें हर साल 4,82,000 से अधिक लोगों की जो मौतें हैं वो डायबिटीज यानी कि शुगर की वजह से होती है। हर साल 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों को सतर्क करने के लिए ये जो दिवस है डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ये हम 14 नवंबर को मनाते हैं। जिस दिन हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं उस दिन ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। इस वर्ष की जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2024 की जो थीम है वो रखी गई है, बाधाएं तोड़े अंतर भरे। विश्व स्वास्थ्य संगठन आया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये भी आप ध्यान रखिए। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का क्या नाम है? यानी बंगाल की खाड़ी में एक तूफान उठा हुआ है अभी लास्ट नवंबर में, ये जो तूफान है ये उठा है, इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फेंगल इसका नाम है। फेंगल बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान है, इसका नाम फेंगल रखा गया है।
और डिटेल में अगर हम बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल भी देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान का जो असर है वो बिहार तक देखने को मिल रहा है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान फेंगल नाम दिया गया है। इस तूफान का जो फेंगल नाम है वो सऊदी अरब की तरफ से प्रस्तावित किया गया है, यानी कि इसका जो फेंगल नाम है वो सऊदी अरब ने दिया हुआ है। फेंगल ये एक अरबी शब्द है और इस शब्द का जो अर्थ वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के अनुसार इन्होंने इस शब्द का जो अर्थ है वो बताया है क्षेत्रीय विविधता, यानी कि क्षेत्रीय विविधता को इस फेंगल के नाम का जो अर्थ रखा गया है वो क्षेत्रीय विविधता है, यानी कि क्षेत्रों में जो पाने वाली विविधताएं होती हैं ये शब्द उनको दर्शाता है। बात करें उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में जो बनने वाले तूफान होते हैं उनको हम टाइफून के नाम से जानते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बनने वाले जो तूफान हैं वो टाइफून कहलाते हैं और बंगाल की खाड़ी तरफ से जो भी उठते हैं ये सब तूफान कहलाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, वहीं अगर हम दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों की बात करें तो ये साइक्लोन कहलाते हैं, यानी कि आप ध्यान रखिए जब उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर की बात करें इसमें जो तूफान उठते हैं उनको हम बोलेंगे टाइफून, और अगर वहीं दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो तूफान उठते हैं उनको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इसी वजह से भारत के आसपास के इलाकों में जो आने वाले समुद्री तूफान हैं उनको साइक्लोन कहते हैं, क्योंकि हिंद महासागर के आसपास भारत है और दक्षिणी प्रशांत महासागर का भी हिस्सा लगता है, तो इसीलिए भारत के आसपास के इलाकों में जो समुद्री तूफान आते हैं उनको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। वहीं जो टॉर्नेडो होते हैं ये तेज तूफान होते हैं, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होते क्योंकि ये समुद्र के बजाय ज़्यादातर धरती पर ही बनते हैं, यानी अगर धरती पर बन रहे हैं तेज तूफान तो वो टॉर्नेडो कहलाएंगे और अगर वही समुद्र में जल में बन रहे हैं तो साइक्लोन कहलाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो टॉर्नेडो हैं वो अमेरिका में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया, यानी कि भारत को बाल विवाह मुक्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, बाल विवाह मुक्त भारत। इस अभियान को किसने शुरू किया, किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी अन्नपूर्णा देवी जी जो है ये भारत की केंद्रीय मंत्री हैं, कह सकते हैं महिला और बाल विकास मंत्री हैं ये अन्नपूर्णा देवी, और इन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। और ये जो शुरुआत हुई है ये 27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है, और इस अभियान का जो मकसद है वो देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। सरकार ने 130 जिलों की पहचान की है जहां इस अभियान को मुख्य तौर पर चलाया जाएगा, और बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल जो है उस पोर्टल का भी अनावरण किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने RRTS कनेक्ट ऐप लॉन्च किया, यानी कि किसके द्वारा RRTS कनेक्ट ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी NCRTC इन्होंने RRTS कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC ने यात्रियों की सुविधा के लिए RRTS कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। और ये जो ऐप है इस ऐप में दो फीचर हैं जिनमें से लाइव ट्रेन ट्रैकिंग रहेगी, यानी कि जो ट्रेन आने वाली होती है तो उसकी लाइव लोकेशन की ट्रैकिंग रहेगी उसमें, और रियल टाइम पार्किंग ये भी इसके अंतर्गत बताएगा, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में भी मदद मिलेगी। यानी इसके ये जो RRTS कनेक्ट ऐप है इसके द्वारा लाइव ट्रेन की जो लोकेशन होगी, ट्रैकिंग होगी वो बताई जाएगी, और रियल टाइम जो पार्किंग रहेगी उसकी भी जो जानकारी है वो इसके द्वारा मिल सकेगी। साथ ही इस ऐप में नेविगेशन में सहायता के लिए स्टेशन लेआउट भी शामिल किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है। बढ़ेंगे हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन से भारतीय गेंदबाज ICC टेस्ट रैंकिंग में फिर नंबर 1 बॉलर बने? यानी कि पिछले भी कई समय से ये भारतीय गेंदबाज
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बने हुए हैं और इस बार फिर से ये नंबर 1 बॉलर बने हैं। तो कौन है? तो है जसप्रीत बुमराह, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह जो कि भारतीय गेंदबाज हैं, ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर से नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। डिटेल में बात करें तो भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में फिर से नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। आईसीसी ने 26 नवंबर को नई रैंकिंग जारी की और इस रैंकिंग के द्वारा ही ये बताया गया कि इसमें जो नंबर 1 की पोजीशन है वो जसप्रीत बुमराह को मिली हुई है। बुमराह ने साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा को पीछे छोड़ते हुए एक कैलेंडर ईयर में दूसरी बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। पर्थ में जो भी हाल ही में टेस्ट मैच हुआ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया पर्थ में, वहां के पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग आई है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन जसप्रीत बुमराह की है, भारत से है, 883 रेटिंग है इनकी। सेकंड पर कागिसो रबाडा है साउथ अफ्रीका से, 872 रेटिंग इनको मिली हुई है। थर्ड पर है जोस हेजलवुड जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम से है और इनकी रेटिंग 860 मिली हुई है। फोर्थ पर है आर अश्विन, यानी भारतीय है ये भी, और इनकी रेटिंग है 807। और फिफ्थ पर है प्रभात जयसूर्या जो कि श्रीलंका से हैं, इनकी रेटिंग है 801। तो अगर टॉप 5 की बात करें तो उसमें 2 प्लेयर तो भारतीय गेंदबाज शामिल हैं, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर है जसप्रीत बुमराह और फोर्थ पोजीशन पर है आर अश्विन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? यानी कि किस राज्य में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो सोनीपत हरियाणा में हुआ। कब? 23 नवंबर 2024 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के संविधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इसका उद्घाटन किया। इस पहल का जो उद्देश्य है वो संविधान की सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देना और इसे एक प्रमुख शैक्षिक गंतव्य बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर को नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है? यानी कि कौन सा मंत्रालय है जिसने 25 नवंबर को नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 25 नवंबर को नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया है। तो 25 नवंबर को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। और यह जो अभियान है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। यानी कि इन दोनों अभियान, ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों ने मिल करके इस अभियान को शुरू किया हुआ है। आगे अगर बात करें, यह जो अभियान है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में नई चेतना 3.0 अभियान के साथ शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खिल्ली राम मीणा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? यानी खिल्ली राम मीणा जो है ये किस राज्य के नए मुख्य सचिव बन करके आए हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी मिजोरम राज्य के नए जो सचिव हैं, नए मुख्य सचिव हैं, वो खिल्ली राम मीणा को नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में खिल्ली राम मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये 1993 बैच के AGMUT कैडर के IAS अधिकारी हैं श्री खिल्ली राम मीणा, और 2005 बैच के IAS अधिकारी श्री H लालेंग माविया का ये स्थान लेने वाले हैं। यानी इससे पहले जो मुख्य सचिव थे मिजोरम के वो श्री H लालेंग माविया नियुक्त थे। अब उनके स्थान पर खिल्ली राम मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। जो खिल्ली राम मीणा है ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और अब वहाँ से ये मिजोरम के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे।
सारे जो क्वेश्चन है इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।